Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn poem number 6 from your grade 12 Hindi reader book of Tamil Nadu State Board, Satyagrahi Ka Bayan. So what is the name of this poem? Satyagrahi Ka Bayan. Satyagrahi means those people who are actively participated in freedom fighting or directly or indirectly. So bayan means statement. So here one person is going to give the statement in a court who is a freedom fighter. So इसके रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी. ये जो सत्याग्रही का बयान है ये माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है. माखनलाल चतुर्वेदी was a great poet. He was born on Babai village of Hosangabad district from Madhya Pradesh. So his father was a Vaishnav devotee who believe in Lord Vishnu. So his father this devotion towards God impacted in his life very much. He was a patriotic poet. He had written so many poems, so many stories. So for whenever he was participating in a freedom fighting, for that he had gone around 12 times to jail. So whatever the poem written by this great poet Makhanlal Chaturvedi ji, it always impacted the people at that time who were everybody who was very interested. Everybody was eagerly waiting for getting the freedom. So his poems are just like those motivational poems जिसे पढ़कर हर किसी के मन में देश प्रेम की भावना जागृत होती थी. सो आप इन्हें कह सकते हो ये ऐसे कवि है जिनके लेखनी से जो भी निकलता था, जो कविताएं निकलती थी, वो हर किसी के, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो बच्चे हो, हर किसी के दिल को छू जाता था, हर किसी के दिल में देश प्रेम की भावना जागृत करता था. ये एक महान कवि थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के संग्राम में भाग लिया और करीब 12 बार जेल गए. 12 times he went to jail. So let's see what is there inside this poem. So poem कुछ इस प्रकार है आपका. समझ बूझ कर बढ़ा क्षेत्र में, चित्त नहीं मेरा डोला, मैंने जो कुछ कहा सच कहा, अच्छी नीयत से बोला. बोला वही देश के अगणित गूंजा चुके जो भाषण मंच, उद्वेगी था वचन, भाव कृति में ना कभी रह पावे रंच. हूँ राष्ट्रीय सभा का सैनिक, छोटा सा अनुगामी हूँ, उसकी ध्वनि पर मर मिटने में मैं खुद अपना स्वामी हूँ. पर इतना ही नहीं, राष्ट्र की आज्ञा या उद्धारक कर्म, आज अहिंसक असहकारिता है मेरे जीवन का धर्म. सब मतवाले कहे भले ही, मैं जड़ जीव निराला हूँ, मैं मेरे पिंजरे का कैदी असहाय मतवाला हूँ. हिंसा और घृणा दोनों ही मेरे मजहब से पाप, दोनों मेरे साथ नहीं है होता करता पश्चाताप. किंतु पापियों के पापों पर मुझको बिल्कुल प्यार नहीं, प्यार करे अत्याचारी पर मुझको बिल्कुल स्वीकार नहीं. पापी शासन पर अप्रियता उपजाना श्रुति सम्मत है, इसीलिए जालिम पर ममता ना हो यही मेरा मत है. बाकी एक उपाय बचा था जिसकी की गांधी ने याद, शीघ्र अहिंसक असहयोग से
मातृभूमि होवे आजाद, गिरे हुए राष्ट्रों को मेरा मत है शीघ्र उठाने को, उनकी मुरझी हुई नसों में जीवन ज्योति जगाने को। ये बातें हो याद, प्रथम भारत है हृदय, दुलारा देश मेरे मरने जीने का धन, प्यारा पूज्य हमारा देश। सो कुछ इस प्रकार कविता है। लेट्स सी व्हाट इज द समरी ऑफ दिस पोएम। सो यहाँ पर क्या होता है, कवि एक बार अदालत में बयान देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये कवि बहुत बार 12 बार जेल जा चुके हैं। तो जो 12 बार जेल जाता है, whoever mostly at that time who were involved in freedom fighting and they used to go jail, and this poet has had went around 12 times to jail. So once what happened, this poet has to be present on a court to give a statement. So कभी एक बार क्या होता है, अदालत में बयान देने के लिए जाते हैं। So ये जो कविता हुई, whatever the poet I read before some time, it is all about those statement, whatever narrated, whatever given by this poet inside the court. So कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर कवि ने जो बयान दिया, उसी बयान का एक साहित्यिक, एक कविता का रूप है यह कविता। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि अदालत बहुत अदालत भरी हुई थी, लेकिन मैं डरा नहीं, मैं निडर होकर चलता रहा। और मैंने कहा, वहां पे जाने के बाद मैंने कहा कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। कौन कहते हैं? कवि कहते हैं। सो हु इज द पोएट हियर? Makhanlal Chaturvedi. Makhanlal Chaturvedi is the poet here. So what happened, whenever he was standing inside the court to give the statement, at that time the court was full of people. So at that time he didn't get nervous, either he was scared about somebody or something. He was very brave and he stand there and he was ready to face to the judge. And what he told, usually whenever anyone is going to give any statement inside the court, he has to take oath that whatever he is going to tell, he will tell only truth, not any he should not be lie about anything. So यहाँ पर भी कवि कहते हैं कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। एंड वहां पर अदालत में होता क्या है, ये कोई नई बात नहीं बोलते हैं। जो नेता लोग मंच पर भाषण देते हैं, उन्हीं बातों को उन्होंने दोहराया। So whenever he was inside the custody of the court, at that time he used to narrate not any new thing. He gave the statement whatever given by the politician over the stage, but he was very alert because he was a person. He was serving to his country. देश के लिए लड़ने वाला वो सेवक था, इसलिए वो बहुत सतर्क था। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो भी कुछ हुआ, अगर वक्त आए तो मैं खुद अपना जान देश के लिए उत्सर्ग कर दूंगा, क्योंकि इसमें मैं अपना स्वामी हूँ। आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन लाइफ, सो आई कैन सैक्रिफाइस माई लाइफ ऑन फॉर द सेक ऑफ माई कंट्री। मैं देश की आज्ञा का पालन करने वाला हूँ। अहिंसा और असहयोग, इन्हीं पर मेरा लगन है। सो ही इज फुल्ली कंसेंट्रेटेड ऑन नॉन वायलेंस एंड असहयोग। अहिंसा और असहयोग पे उनका लगन था, ध्यान था, और ये उनका पालन भी करते थे। ये कभी अपने जीवन में हिंसा का आचरण इन्होंने कभी नहीं किया, ना ही कड़वा किसी को बोला। तो ये इन दोनों चीजों, दोनों जो खंबे हैं, अहिंसा और असहयोग, इन दोनों का पालन किया। और ये जो दोनों प्रिंसिपल्स हैं, जो दोनों नीतियां हैं, इन दोनों नीतियों को किन्होंने समर्थ किया था? उस वक्त गांधी जी ने समर्थन किया था। तो आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि ये कभी गांधी जी के मार्गों पर चलता था।
और इन्हें भी कई लोग बोलते थे ही इज अ फुलिश पोइट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ब्रिटिशर्स एंड just doing job for them and make them happy, then only britishers can give so many mm, coins golds to him, but he didn't do that. He was writing against of that. So कुछ लोग ऐसे थे जो कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, अंग्रेजों को सपोर्ट करते थे। उनका मानना है था यह था कि ये कभी मूर्ख है। क्यों मूर्ख बोलते थे? क्योंकि उनका मानना था कि ये कभी क्या करता, वो अंग्रेजों के खिलाफ ना जाकर अंग्रेजों के सपक्ष में कुछ लिखता तो इसे बहुत कुछ धन दौलत मिलता और ये खुशी से जीवन जापन करता, लेकिन ये ऐसा नहीं किया। इस कवि ने अंग्रेजों के खिलाफ लिखना शुरू किया और ऐसे करते हैं वो बहुत बार जेल भी जा चुके हैं। तो इस हिसाब से उन लोगों को मानना था कि ये कवि मूर्ख कवि है। मेरे धर्म के अनुसार हिंसा और घृणा दोनों ही पाप है। अगर ये दोनों मुझमें होते तो मैं पछताता, मैं इनसे मुक्त हूँ। यहाँ पर कवि का मानना भी है। Here the poet is also admitting that violence and hate others are just like sin. So ये एक पाप की तरह है हिंसा और घृणा। Thank God these two qualities are not with me. If it was there, then I have to regret. Who is telling that? The poet is telling me, and he is very pleased that he is free from these two things. So वो खुद को खुशनसीब मानते हैं कि ये चलो मुझ में हिंसा और घृणा नहीं है, मैं इन दोनों से मुक्त हूँ। अगर ये होते तो मुझे पछताना पड़ता। मुझे पापी शासकों का साथ देना पसंद नहीं है। अंग्रेजों का शासन मुझे अप्रिय है, इसलिए मैं लोगों में पापियों के शासन के प्रति अप्रियता पैदा करता हूँ। वेदों में भी उसका समर्थन किया गया है। So here the poet neither likes the Britishers, neither like the ruling, neither like the ruling और of this Britishers over India. ना ही ये अंग्रेजों को पसंद करते थे, ना ही उनके शासन को पसंद करते थे। इसलिए वो क्या करते थे कि जितने सारे जनसाधारण थे भारत के, उन लोगों को उन लोगों के दिल में इस शासन के प्रति, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति और ब्रिटिशर्स के लिए नफरत पैदा करते थे। वेदों में भी इसका समर्थन किया गया है। टू प्रूव दिस लाइन ऑल्सो ही इज टेलिंग दैट इन वेदास ऑल्सो दिस टाइप ऑफ thing is mentioned, this type of principles are mentioned. So I am not doing any extraordinary thing. गांधी जी ने देश की आजादी के लिए अच्छा उपाय बताया है, वह असहयोग आंदोलन है। असहयोग में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि माखनलाल चतुर्वेदी गांधी जी के आदर्श पर चलते थे। उनके हिसाब से गांधी जी जो अहिंसा और असहयोग का आंदोलन चलाते थे, वो एक बहुत अच्छा उपाय था भारत को स्वाधीनता दिलाने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए। और असहयोग में क्या होता है कि हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है, वो हमेशा अहिंसा को ही फॉलो करता है। और यहाँ पर कवि का और एक चीज भी है कि उनके दिल में है कि मैं उनके लिए भारत हमेशा पूजनीय है और वो अपने देश भारत के लिए जीना मरना पसंद करते हैं। वो भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए मरना पसंद करते हैं। वो पहले तो अपने देश की आजादी चाहते हैं। पहले उनका ये ख्वाहिश है कि फर्स्ट इंडिया शुड गेट इंडिपेंडेंट, देन ही इज ऑल्सो having one wish that he should contribute his effort to make other countries who are not independent to be independent. So वो ना ही खुद अपने देश की आज़ादी चाहते थे, वो चाहते थे कि अपना देश आज़ाद हो जाए। और जिन देशों में आज़ादी नहीं है, जिन देशों अभी भी आज़ादी के लिए तरसते हैं, तो उन देशों को आज़ादी दिलाने के लिए भी ये कवि काम करना चाहते थे। और इनके लिए उनका देश सब कुछ था। ये कह सकते हैं एक लाइन में अगर कहें तो ये भारत माता के वैसे एक सुयोग्य संतान थे, सुयोग्य कवि, सुयोग्य पुत्र थे, जो भारत माता के लिए जीते थे, भारत माता के लिए मरना पसंद करते थे। इन्हें ना अंग्रेज शासन प्रिय था, ना अंग्रेज लोग प्रिय थे।
और इसके लिए उन्होंने भी जनसाधारण में अपनी लिखावट से, अपनी कविता से एक तरह का क्रांति फैला दिया था। सो दिस इज ऑल अबाउट योर समरी ऑफ द सत्याग्रही का बयान। लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स। सो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सो यू हैव टू राइट द आंसर्स in 1 or 2 lines। किस बात के लिए कवि अपने को अपना स्वामी कहते हैं? For which thing here the poet is considering him as a master? So this is nothing that for do or dying for the country। कभी अपने देश का अहिंसक सिपाही, देश के खुद को अपना अपने देश का अहिंसक सिपाही मानते हैं और इस देश के पुकार पर, उस देश के बुलावे पर अपने जान देना पसंद करते हैं। सो देश के लिए मर मिटने में वो खुद को अपना स्वामी मानते हैं। कवि दृढ़ मन से कब आगे बढ़ा? जब उन्होंने अदालत में उन्हें बुलाया गया और अदालत में उन्होंने सरकार के आरोपों का जवाब दिया, तब वो दृढ़ मन से आगे बढ़ते गए। और ये सब कब हुआ था? 5 जुलाई 1921। कवि क्या बोला करता था? देश के कई मंचों में जो हर नेता भाषण देते हैं, स्वयं कवि भी भाषण देते थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक स्वाधीनता संग्रामी थे, तो उन्होंने भी भाषण दिया था। तो उन्होंने कोई नई बात नहीं बोली, सिर्फ वही बात, तो उन्हीं बातों को उन्होंने कोर्ट में यानी अदालत में दोहराया। कवि का जीवन धर्म क्या है? अहिंसा और असहयोगिता इनका जीवन धर्म है। कवि के मजहब में पाप क्या है? अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट इज द sin? घृणा और हिंसा, ये दोनों ही पाप है कवि के मजहब के हिसाब से। कवि किसको कभी स्वीकार नहीं करते हैं? कवि अत्याचारियों से प्यार करना कभी स्वीकार नहीं करते। अत्याचारियों मीन्स who are torturing the people of India. So who at that time who are torturing, Britishers were torturing. So he never liked those people, he never liked the Britishers. So अत्याचारियों से प्यार करना भी उन्हें पसंद नहीं था। जो उनसे उनके फेवर में थे, ब्रिटिशर्स के फेवर में थे, उन्हें ये पसंद नहीं था। कभी वेद किसे मानते हैं? पापियों के शासन के बारे में जनता को बताना और उस शासन पर अप्रियता पैदा करना गलत नहीं है, ऐसा वेद कहता है। कभी वेद की इस बात को मानते थे। So according to this poet, in Hindu Sanskrit we are having 4 Vedas. So according to him in Vedas also it is written, who are torturing you, who are not good people. So it is your responsibility to each and everyone should convey their information regarding themselves and their रूलिंग। सो उनके शासन के बारे में और उनके बारे में लोगों के दिल में एक नफरत पैदा करना पापियों के खिलाफ, ये इनका एक मिशन था। और ऐसा वेद कहता है, ये भी ये बोलते थे और इसे वो वेद मानते थे। किस पर ममता ना होनी चाहिए? जालिमों पर ममता ना होनी चाहिए या फिर पापियों पर ममता ना होनी चाहिए। देश की आजादी कब मिलनी है? देश की आजादी कब मिलनी है? अहिंसक असहयोग को अपनाने के कारण शीघ्र ही देश को आजादी मिलनी है। So here the poet is expecting that we will get the freedom soon, because now Gandhiji is having 2 basic principles, and what are they? Ahimsa and asahयोग. So these are the 2 factors who is going to give us the freedom quickly. भारत का धन क्या है? भारत कवि माखनलाल चतुर्वेदी के जीने मरने का धन है।
संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है कि संदर्भ में आपको लिखना है ये स्टैंजा पोएम कहाँ से लिया गया है, किस पोएम से, और इसे किसने लिखा है और किस बारे में लिखा है, और व्याख्या में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना है। सब मतवाले कहे भले ही मैं जड़ जीव निराला हूँ, मैं मेरे पिंजरे का कैदी असहाय मतवाला हूँ। संदर्भ क्या लिखना है? यह पद्यांश सत्याग्रही का बयान नामक कविता से लिया गया है और इसके लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। 5 जुलाई 1921 को उन्हें जब अदालत में बयान देने के लिए बुलाया गया है, तो कभी अदालत में कवि ने जो भी कुछ बयान दिया था उसे कविता के रूप में यहाँ लिखा गया है। ये वही कविता है और व्याख्या में आपको क्या लिखना है कि कवि कविता लिखते थे। कवि जब कविता लिखते थे, कई लोगों को मानना था कि अगर ये कवि अंग्रेजों के खिलाफ ना लिखकर अंग्रेजों के सपक्ष में लिखता तो अंग्रेज उसे प्रशंसा करते, बहुत सारे इनाम देते और ये खुशी खुशी धन कमा के अपना गुजारा कर सकता था। लेकिन इस कवि ने किया क्या? इस कवि ने अंग्रेजों के खिलाफ लिखा, जिसके लिए उन्हें बहुत बार जेल भी जाना पड़ा। आजादी के आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। कुछ लोग जो उनकी जान पहचान के थे वो उन्हें मूर्ख बुलाते थे, लेकिन ये असल में मूर्ख नहीं थे, वो देश प्रेमी थे, सच्चे देशभक्ति थे। और उनका जो ये देश प्रेम और देशभक्ति था, तब उन लोगों को ये कुछ अटपटा लगता था, उनका जान पहचान वाले को कुछ अटपटा लगता था। वो उनके स्वभाव देखकर कहते थे ये एक अलग सा प्राणी है, अलग सा जीव, अलग सा निराला प्राणी है। कभी जानते थे कि उनके कामों का फल जेल ही जाना है। वो जो कर रहे हैं संग्राम में, स्वाधीनता संग्राम में भाग ले रहे हैं, उन्हें जेल जाना है, लेकिन फिर भी वो ये काम करते थे क्योंकि उनका अपने देश के प्रति बहुत अगाध प्रेम था और उसके लिए वो मर मिटने के लिए भी तैयार थे। इसलिए क्या होता था, वो ऐसे काम करते थे, कुछ देशात्मबोधक कविता लिखते थे, कुछ नारे लिखते थे, अंग्रेजों के खिलाफ जाते थे। तो यहाँ पर कुछ लोग, उनके रिश्तेदार बोलते हैं कि ये कवि ऐसा कवि है जो कि अपने लिए खुद पिंजरा बनाता है और उसी पिंजरे में जाकर खुद बैठता है और ये पागल है। अपने लिए खुद पिंजरा बनाता मतलब ये कोई लोहे का पिंजरा खुद नहीं बनाते हैं, मतलब ये जो लिखते हैं, देशात्मबोधक कविता लिखते हैं या फिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं, तो इसलिए उन्हें बार बार जेल के सलाखे के पीछे जाना होता है। तो इसीलिए उन सलाखों को ही वहां पर कंपेयर किया गया है पिंजरे के साथ, और उसमें जाकर रहता कौन था? क्योंकि उन्होंने 12 बार गए हैं जेल, तो ये हमेशा अंदर जाते थे, हमेशा जेल जाते थे। तो यहाँ पर उन लोगों का, उनके रिश्तेदारों का मानना था कि ये पागल है। पापी शासन पर अप्रियता उपजाना श्रुति सम्मत है, इसीलिए जालिम पर ममता ना हो, यही मेरा मत है। तो संदर्भ कुछ हद तक समान रहेगा कि ये पद्यांश सत्याग्रही के बयान से लिया गया है, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया ये एक देशात्मबोधक कविता है। और जब उन्होंने 5 जुलाई 1921 को अदालत में कुछ कहने के लिए गए थे, तो जो भी उन्होंने कहा था, जो भी बयान दिया था, उसी बयान को इस कविता के माध्यम से उपस्थापित किया गया है। व्याख्या में आपको लिखा क्या है कि यहाँ पर कवि का मानना था कि ये अंग्रेज लोग अच्छे लोग नहीं होते थे, अंग्रेज पापी होते थे। तो ना ही कवि अंग्रेजों के सपक्ष में थे, ना उनके शासन के सपक्ष में थे। तो उन्हें ये कतई मंजूर नहीं था, उन्हें ये अस्वीकार था कि कोई इन पापियों का साथ दे। ना ये खुद तो उनका साथ, अंग्रेजों का साथ देना पसंद करते थे, ना ही कोई दे उन्हें पसंद था। इसलिए वो क्या करने लगे, जनता को जागरूक करने लगे। कैसे?
अपने कलम के माध्यम से उन्होंने कविता लिखा। कविता में क्या लिखा? अंग्रेजों के बारे में लिखा, अंग्रेज शासनों के बारे में लिखा, जो जो अत्याचार वो कर रहे हैं सब कुछ लिख डाला। तो उससे पढ़कर क्या होता है, अत्याचारियों के खिलाफ यानी अंग्रेजों के खिलाफ अप्रियता धीरे धीरे जनसाधारण में बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर वो अपने बात को भी समर्थन करते हुए, खुद समर्थन करते हुए कहते हैं कि वेदों में भी ऐसा करना लिखा है। अगर ऐसा कोई है जो आप पर अत्याचार करता है तो उस अत्याचारी के खिलाफ दूसरों को, जो अत्याचारित होते हैं, उन्हें आप समझाएं, उन्हें आप जागरूक करें। और ये भी हमारा वेद कहता है। इस तरह से ये अपनी युक्ति के सपक्ष में बयान देते हैं। बाकी एक उपाय बचा था जिसकी गांधी ने याद जिस जिसकी की गांधी ने याद, शीघ्र अहिंसक असहयोग से मातृभूमि होवे आजाद। सो संदर्भ सेम टू सेम यू हैव टू राइट। व्याख्या कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पर क्या होता है, कवि को अभी यकीन हो रहा है, he is believing that we will get the freedom very soon because these two pillars ahimsa and asahayog which Gandhiji has adopted, these are the basic principle to get the इंडिपेंडेंस क्विकली। सो देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे उपाय अपनाए जा चुके थे। ये तो गांधी जी ने यहाँ एक नया उपाय ढूंढ निकाला जो बाकी था आजमाने के लिए। वो उपाय था अहिंसा और असहयोग का। सो असहयोग में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। नॉन वायलेंस देयर इज नो प्लेस ऑफ वायलेंस इन नॉन वायलेंस। सो होता क्या है, कोई मारपीट नहीं, कोई हिंसा नहीं, कुछ भी नहीं, शांत रूप से अपना मांग आप ऐसे नारा देते रहे। तो आपको क्या होगा, इसमें से जो आपके सामने वाला हो वो मजबूरन अपना घुटना टेक देगा और आपको आजादी मिल जाएगी। ये एक अभी का एक विश्वास है, विश्वास ही था गांधी जी के ये दोनों सूत्रों पर। देन कम टू रोमन लेटर 4, सही उत्तर चुनकर खाली जगह पूरा कीजिए। कभी राष्ट्रीय सभा का डैश है, सैनिक, सैनिक में सोल्जर। देश की ध्वनि पर मर मिटने में कवि डैश है, स्वामी, स्वामी मीन्स मास्टर। कवि के जीवन का धर्म डैश है, हिंसा अहिंसा, अहिंसा। कवि के मजहब में पाप डैश और डैश है, नफरत, हिंसा। अत्याचारों पर प्यार करना कवि को डैश है, अस्वीकार। कवि कहते हैं आजादी के उपाय को डैश ने याद दिलाई, गांधी। कवि के मरने जीने का धन डैश है, भारत, क्योंकि वो अपने भारत से बहुत प्यार करते थे। कवि डैश चाहता है, उच्च पद पाना, देश के लिए जीना मरना, देश के लिए जीना मरना is the correct answer. So this is all about this poem सत्याग्रही का बयान. So I hope children you understood the summary as well as book back question answer well. So learn well for your exam. Thank you students. Thanks for watching my videos. Please subscribe and comment on these videos. Thank you.